एक अजीब सी खामोशी थी उस सुबह की। ऐसा लगा मानो शहर की सांसें रुक गई हों और हर खिड़की के पीछे कोई चुपसा सवाल बैठा हो। यही सवाल बाद में राजा अकबर की सभा में तूफान बनकर उभरा। दरबारी लोग, जय सिंह, राजा के रागी और बाकी सब लोग चूने की तरह पिसे हुए चेहरों के साथ पहुंच रहे थे। अकबर के महल के बाहरी द्वार पर एक नया पन्न चढ़ा हुआ था। शाही कर कार्यालय ने सूचित किया था कि हाल में राज्य के कर में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। कुछ कर की रकम लापता थी और कोई चोर शाही अभिलेखों के बीच छुपा बैठा था। यह खबर अकबर तक पहुंची और उन्होंने तुरंत दरबार बिठाया। लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। बाहरी दुश्मन, कोई भ्रष्ट नौकर, पर अकबर के चेहरे पर चिंता की चमक कुछ अलग थी। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि इस चोरी चोरी का पता चलकर निकले, पर मैं अत्याचार नहीं चाहूंगा, बल्कि सत्य की तलाश करूंगा। सबने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर तभी दरबार में बीरबल ने कदम रखा। बीरबल की आंखों में शरारत की तरह चमक थी, पर साथ में गंभीरता भी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सच्चाई कभी जबरदस्ती से नहीं मिलती, उसे समझकर पकड़ा जाता है। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बीरबल, आज तुम मेरे साथ यही काम संभालो। बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से सब लोग प्रसन्न हुए। किसी को उम्मीद थी कि बीरबल किसी चतुर उपाय से सच बाहर ला देंगे। बीच के दिन में बीरबल ने सबसे पहले राज्य के कर कार्यालय का निरीक्षण किया। वहां का बाबू, भोला नाम का आदमी, बुढ़ापे की काट की तरह झुका हुआ बैठा था। भोला की आंखों से थकी सी चमक नदारद थी, और जब बीरबल ने उसकी ओर देखा तो भोला ने अपनी झुलसी हुई उंगलियों को छाती पर टिकाते हुए कहा, महाराज, मैं तो सदैव सत्य की सेवा में लगा हूं। मैं कैसे चोरी कर सकता हूं? बीरबल ने नर्म आवाज में कहा, भोला, सच कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वो इकट्ठा करके सामने आता है। तुम कुछ शांति से बताओ, पिछले महीनों के लेन देन दिखाओ। भोला ने फाइलें निकाली, पर उनके पन्नों में कुछ छेद और मिट्टी लगे निशान थे। बीरबल ने ध्यान से देखा। कहीं कहीं पन्नों पर सूखते हुए मिट्टी के दाग थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पन्नों पर भी पानी छिड़का हो और फिर मिट्टी दबाकर पोंछी हो। बीरबल ने उसी दिन वित्त विभाग के एक छोटे मुलाजिम हरदत्त को बुलाया। हरदत्त के चेहरे पर एक अजीब सा घबराहट का भाव था। उसका हाथ बार बार घुमा और शब्दों से पहले उसने कहा, मैं बस आदेश मानता हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आदेश पालना अच्छा है, पर कभी कभी आदेश के आलोक में सच भी छिप जाता है। हरदत्त ने एक मुखर आभरी और बाकी बातें अपने आप उभरी, पर बीरबल ने कुछ भी चिल्लाकर नहीं पूछा। वे सब धीरे धीरे दरबार में उठे और समय के साथ तरह तरह की बातें फैलने लगी। समय बीतता गया और राजमहल में अफवाहों की तरह कहानियां फैलने लगी कि कर की चोरी किसी ऊंचे अधिकारी में है। पर बीरबल जानते थे कि ऊंचे पद पर बैठा शख्स अक्सर भीड़ की नजरों में छुपा नहीं रहता। वो तो वही होता है जिसे लोग सबसे अधिक मानते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद मामला उतना सरल नहीं जितना दिखता है। इसके पीछे किसी की चाल, किसी की मजबूरी, या फिर किसी ऐसे की चालबाजी हो सकती है जो नाम से नहीं बल्कि हरकत से पकड़ा जा सकता हो। इसलिए बीरबल ने शहर के सामान्य लोगों से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, सच्चाई को सुनना है तो आम लोगों से पूछो, वही अक्सर निकलते हैं जहां बड़े लोग भूल जाते हैं। बीहड़ मौसम में बीरबल नगर के बाजारों से होते हुए निकले। उन्होंने देखा कि राजकाज की चमकदार चादर के नीचे भी कई छोटी छोटी परेशानियां हैं। किसी किसान के पास उधार की बची रसीदें, किसी हलवाई के पास कमाई का अतिरिक्त हिसाब और एक जुल्मी टैमरिन चिट्ठी जो किसी गरीब की आंखों में नम बना गई। पर बीरबल की नजरें उन सूक्ष्म चीजों पर टिक गई जिन पर आम लोग ध्यान नहीं देते। जमा खर्च का तरीका, किस तरह पन्नों पर तारीखें बदली जाती थी, किस समय कर की रसीदें प्रशासन के कांटों से बाहर निकाली जाती थी। उन्होंने देखा कि रसीदों पर मुहर लगाने का काम रात के किसी समय होता था, तब जब अधिकतर लोग सो जाते थे और केवल कुछ कर्मचारी ही रह जाते थे।
एक रात बीरबल ने छिप कर कार्यालय के पास की एक झोपड़ी के बाहर पाला दिया। हवा में ठंड थी और बीरबल ने अपना सिर कपड़े में लपेट लिया। देर रात को उन्होंने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी बड़ी सावधानी से आई और कुछ लोग, जिन्होंने कुर्ते सीने की तरह ढके हुए थे, धीरे धीरे कागजों का एक गठरौट बाहर निकाले। वे कागजों को गाड़ी में रखने से पहले एक छोटे से लोहे के डिब्बे में बंद कर रहे थे और फिर वो डिब्बा कहीं दूर एक सूखी कुएं के पास दबा दिया। बीरबल की नजरें खुल गई। ये वही कागज थे जो कर की रसीदें और अभिलेख दिख रहे थे। उन्होंने अचानक अपनी चुप्पी से बाहर निकलकर आसपास के पेड़ पर चढ़कर देखा कि गाड़ी पर बैठे लोग थे, पर उनका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वे लोग जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर लौट गए। बीरबल ने अपने भीतर के हल्के से हलचल को दबा लिया और वापस महल पहुंचे। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने जो बात बताई उसमें कोई तीखा आरोप नहीं था, नहीं किसी का नाम लिया गया। उन्होंने सिर्फ अपने देखे का जिक्र किया और कहा कि कुछ कागज रात में ले जाए जाते हैं और कहीं छुपा दिए जाते हैं। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि उस कुएं की खुदाई करवाई जाए जहां कागज छुपाए गए थे। जैसे ही खुदा निकलकर कागजों का गठरौट सामने आई, लोग हैरान रह गए। कागजों पर किसी अजनबी का चिन्ह और कुछ संकेत बने थे जो किसी गैर सरकारी संगठन की तरह लगते थे, पर कागज उलटकर देखने पर पता चला कि कई कागजों की तारीखों में फेरबदल था और कुछ राशियों को बदलकर कम दिखाया गया था। लोग गुजरते जाते एक दूसरे को देखकर कहते, ये तो भ्रष्टाचार की सुई की तरह है। पर बीरबल ने कहा, सुई जो खुद कुछ नदियां बहाती है, उसके पीछे किन लोग हैं वो देखना होगा। बीरबल ने विचार किया कि ऐसे मामलों में रिकॉर्ड कीपरों और कागज संभालने वालों का हाथ जरूर होता है, पर अक्सर असली ठगी वे नहीं करते। वे तो बस आदेश निभाते हैं। असली चाल को वो लोग मिलते हैं जो रसीदों के साथ नहीं बल्कि रसीदों के बाद के काम में होते हैं, जो पन्नों को ऑडिट करते हैं या कर वापस करते हैं। बीरबल ने राजकीय लेखा विभाग के एक वरिष्ठ आयुक्त से मुलाकात की और अचानक मुद्दा बदल दिया। उन्होंने आयुक्त से कहा, आपके कार्यालय में रोज कितनी बार कर वापसी के आदेश होते हैं? आयुक्त ने कहा कि लौटाई के कई आवेदन आते हैं, पर हर आवेदन का हिसाब किताब किया जाता है। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, हिसाब तो ठीक है, पर क्या आपने कभी सोचा कि कौन तय करता है कि किसे कर लौटे और किसे नहीं? आयुक्त की आंखों में संकोच था, जैसे किसी ने उनकी असल भूमिका की तरफ इशारा कर दिया हो। बीरबल की चाल अब और गहरी हो गई। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में छोटे छोटे छुपे सुराग छोड़ने शुरू कर दिए। कभी किसी रसीद पर एक छोटी सी चित्रा, कभी किसी कागज के किनारे एक अलग कलम का निशान। ये निशान उन लोगों के ध्यान में आ जाएंगे जो अक्सर अनुशासित तरीके से पन्ने पलटते थे और जल्दी में गलती करते थे। एक दिन बीरबल ने देखा कि वही निशान अचानक कुछ और कागजों पर भी मिल रहे थे। किसी ने उन्हीं निशानों की नकल करके अपने कागजों पर लगा दिए थे, जैसे कोई अपने जर्मन नक्शे पर किसी और का नाम लिख रहा हो। बीरबल ने समझा कि अब घबराहट बढ़ रही है। चोरों ने महसूस कर लिया था कि कोई उनकी तरफ देख रहा है और वे जल्दबाजी में और अधिक गड़बड़ियां कर रहे थे। तब बीरबल ने एक जाल बिछाया। उन्होंने दरबार में एक सूचनात्मक घोषणा करवाई कि शाही कर विभाग के कुछ दस्तावेजों में त्रुटि पाई गई है और जल्द ही सभी करदाताओं को उनके पुराने रसीदें दिखाकर सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। सारे दफ्तरों में हड़कंप मचा। बीरबल ने खामोशी से एक सूची बनाई, उन लोगों की जो कर वापसी और लेखा में सीधे तौर पर जुड़े थे और उन लोगों की जो दस्तावेजों को रात में संभालते थे। तब उन्होंने हल्की सी चाल जानी। उन्होंने अपने दो विश्वसनीय लोगों को वो नकल किए हुए निशान लेकर रात में उसी कुएं के पास भेजा। वे लोगों ने देखा कि कहीं कोई फिर से कागज छुपा रहा है या नहीं, और सच में उसी रात कुछ लोग आए और कागजों को लेने की कोशिश की, पर वो जाल किसी ने देख लिया और खबर महल तक पहुंच चुकी थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उन लोगों को पकड़ा जाए।
और उसकी गिरफ्तारी में कुछ छोटे कर्मचारी भी शामिल हुए। पर बीरबल ने सबको चौंका दिया। जब वे लोगों को दरबार में खड़ा कर रहे थे तो लोगों के चेहरे पर वही डर था जो अक्सर किसी निर्दोष में दिखाई देता है। बीरबल ने उनके चाल चलनों को देखा, उनके मनोभावों को पढ़ा और फिर कहा, ये साधारण चोर नहीं है, इनके साथ कुछ और है। अकबर चकित हुआ और बोला, तो बताओ बीरबल, आखिर कौन है असली दोषी? बीरबल ने कहा, ये सिर्फ पैसों की भूख नहीं, ये इरादों की एक सुई है जो किसी बड़े खेल से जुड़ी है। इन लोगों ने बाहरी साजिश के बदले अपने कर्तव्यों का सौदा किया है। तब बीरबल ने एक कड़ा लेकिन बुद्धिमत्ता भरा कदम उठाया। उन्होंने उन पकड़े गए लोगों की तहकीकात करवाई और पाया कि वे सब किसी एक ही जगह से आदेश लेते थे, एक व्यापारी गृह से जो शाही व्यापारियों के बीच में कच्ची चमड़ी बेचता था। उस व्यापारी का नाम था मानमोहन, एक ऐसा नाम जो सीधे अमीरों के बाजार में सुना जाता था। मानमोहन को कैद करके जब दरबार में लाया गया तो उसने शुरू में बहुत चतुराई दिखाई और कहा कि वो किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोपी नहीं है। पर बीरबल ने बड़े ही नरमी से पूछा कि ऐसी बड़ी गड़बड़ी उसके बिना कैसे होती। मानमोहन का चेहरा झुर्रियों से भरा था पर उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उसने कबूल किया कि वो कुछ दस्तावेज और राशियां कुछ बड़े लोगों के लिए छुपाया करता था जिन्हें वो निर्देश के रूप में लेता था। पर उसने किसी बड़े पदाधिकारी का नाम लेने से परहेज किया। बीरबल ने उस पर दबाव बढ़ाया। उन्होंने कहा, जब आप किसी का नाम नहीं लेते तो आप उन्हें बचाने की सेवा कर रहे हैं या अपने भाग्य की? मानमोहन के होंठ सख्त हो गए और अंततः उसने कहा कि उसे किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भुगतान किया था, पर वो नाम किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे सब जानते थे पर बोलने से डरते थे। एक रईस कुलीन व्यक्ति जो राजा के करीबी गुरु के रूप में मशहूर था। सबने आंखें खुली कर ली। अगर वो सच था तो मामला बहुत बड़ा था। बीरबल ने तुरंत कहा कि साक्ष्य चाहिए, आरोप लगाने से पहले प्रमाण चाहिए। तभी बीरबल ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि का अंतिम पन्ना पलटा। उन्होंने दरबार में उस गुरु को बुलाया और विनम्रता से कहा कि सत्य की परतें धीरे धीरे खुलती है और अगर उसके पास कुछ छिपाने जैसा था तो उसे अब खुलकर कहना चाहिए। गुरु ने पहले तो सांस रोककर बहाना किया, फिर उसकी आंखें पथरीली हो गई और उसने माना कि पैसे के लोभ में उसने कुछ वक्त के लिए अपने सपनों और कर्तव्यों का त्याग किया था। वो बोला कि कुछ वर्ष पहले उसे बड़ी रकम की पेशकश की गई थी ताकि वो कर वापसी के कुछ आदेशों को अपने प्रभाव से पास कर दे। उसने सोचा कि इससे राज्य का कुछ नुकसान नहीं होगा, पर आगे चलकर ये सब जटिल हो गया। उसने अपना अपराध मान लिया और कहा कि वो राजसाहूकारों की कंपनी का सदस्य था जिनकी नीयत अच्छी नहीं थी। अकबर ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, हमें सजा नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। बीरबल ने नर्मता से कहा, हजरत, सजा तो व्यवस्था तय करेगी पर जरूरी है कि हम व्यवस्था में सुधार करें ताकि फिर कोई लालच में आकर ऐसा न कर सके। अकबर ने विचार किया और तब आदेश दिया कि उन सभी दस्तावेजों को पारदर्शी तरीके से फिर से जांच कर अर्थ को सही किया जाए। उन सब लोगों को जिनकी वजह से कर राशि कम दिखाई गई थी, उन्हें सत्यापन के बाद मुआवजा दिया जाए और भविष्य के लिए लेखा विभाग में एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए जिसमें आम नागरिकों के प्रतिनिधि भी होंगे। दरबार में भारी सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को राहत मिली तो कुछ लोग शर्मिंदगी में झुक गए। बीरबल ने अंत में कहा, सच को मिटाने की कोशिश करना व्यर्थ है, वो ठीक उसी तरह उभर आता है जैसे सुबह की रोशनी। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से दिखा दिया कि बुद्धि और नरमी में सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता ने भी संतोष प्रकट किया और कर वापसी के उचित फैसले से असंतुष्टों को जवाब मिला। समय के साथ लेखा व्यवस्था सुधरी। जिन लोगों ने बेईमानी की थी उन्हें दंड मिला पर उन्हें सुधार का मौका भी दिया गया। अकबर ने यह भी आदेश दिया कि राजकीय लेखे हमेशा पारदर्शी तरीके से रखे जाएं और आम जनता के लिए रिकॉर्ड देखने की व्यवस्था हो।
बीरबल की सूझबूझ ने न केवल चोरों को बेनकाब किया, बल्कि ये भी दिखाया कि किस तरह एक राजकीय तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों जरूरी है। कई सालों बाद लोग उस समय की याद करते हुए कहते, कर की चोरी का मामला सिर्फ धन के लोपटने का मामला नहीं था। ये उस दिन का सबक था जब अहंकार और लालच के सामने सच्चाई ने विजय पाई। बीरबल हंसते हुए अकबर के पास आते और कहते, जहांपनाह, कभी कभी चोरी करने वाले को पकड़ना पर्याप्त नहीं होता, हमें यह भी देखना चाहिए कि उसने चोरी क्यों की। अकबर मुस्कुराते और कहते, वही तो तुम करते हो बीरबल, तुम चोर का पीछा करते भी हो और उसकी वजह भी समझ लेते हो। इस तरह की एक छोटी सी घटना ने पूरे राज्य की सोच बदल दी। धन की रक्षा के साथ साथ जनता के भरोसे की रक्षा भी होने लगी। और जहांपनाह अकबर की अदालत में अब केवल कड़क आदेश नहीं होते थे, वहां पर समझदारी और न्याय का मेल था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी बीरबल की सूझबूझ और उनकी वो शांत मुस्कान जिसने हर राज के अंधेरे को रोशन किया। उस दिन का सूरज कुछ अलग ही था। लालिमा ऐसी मानो आसमान ने अपनी आंखों में आग भर ली हो। हवा में एक अनजाना बोझ था और अकबर के महल के गलियारों में भी उस बेचैनी की गंध घुली हुई थी। कर की चोरी वाले मामले के बाद दरबार की व्यवस्था तो सुधर गई थी, पर अब हर अधिकारी के मन में एक डर भी घर कर गया था। किसी को भरोसा नहीं था कि कौन सच्चा है और कौन चालाक। बीरबल को यह सब देखकर लगता था कि व्यवस्था तो सुधरी है, लेकिन लोगों के दिलों में अब भरोसे की नींव दरक गई है। और यही दरार एक नई कहानी की शुरुआत बनी। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ दरबार बल्कि अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई तक हिला दिया। उस दिन अकबर सुबह सुबह बाग में टहल रहे थे। फूलों की खुशबू तो थी, मगर उनके मन में एक बेचैनी भी थी। उन्होंने धीरे से बीरबल से कहा, बीरबल, राज्य में सब ठीक तो है, मगर मुझे लगता है कि लोगों का दिल अब मुझसे दूर होने लगा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दिल तो मोम की तरह होता है, अगर आप उसे समझदारी से गर्म करें तो फिर से पिघल जाएगा। बस अब जनता को यह महसूस कराइए कि राज सिंहासन का दिल उनके लिए भी धड़कता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो अब मैं ये खुद देखना चाहता हूं कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं आम आदमी बनकर शहर की गलियों में निकलूंगा। बीरबल ने पहले तो विरोध किया, जहांपनाह, ये जोखिम भरा। तब बीरबल ने एक जाल बिछाया। उन्होंने दरबार में एक सूचनात्मक घोषणा करवाई कि शाही कर विभाग के कुछ दस्तावेजों में त्रुटि पाई गई है और जल्द ही सभी करदाताओं को उनके पुराने रसीदें दिखाकर सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। सारे दफ्तरों में हड़कंप मचा। बीरबल ने खामोशी से एक सूची बनाई, उन लोगों की जो कर वापसी और लेखा में सीधे तौर पर जुड़े थे, और उन लोगों की जो दस्तावेजों को रात में संभालते थे। तब उन्होंने हल्की सी चाल जानी। उन्होंने अपने 2 विश्वसनीय लोगों को वो नकल किए हुए निशान लेकर रात में उसी कुएं के पास भेजा। वे लोगों ने देखा कि कहीं कोई फिर से कागज छुपा रहा है या नहीं, और सच में उसी रात कुछ लोग आए और कागजों को लेने की कोशिश की, पर वो जाल किसी ने देख लिया और खबर महल तक पहुंच चुकी थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उन लोगों को पकड़ा जाए, और उसकी गिरफ्तारी में कुछ छोटे कर्मचारी भी शामिल हुए। पर बीरबल ने सबको चौंका दिया। जब वे लोगों को दरबार में खड़ा कर रहे थे तो लोगों के चेहरे पर वही डर था जो अक्सर किसी निर्दोष में दिखाई देता है। बीरबल ने उनके चाल चलनों को देखा, उनके मनोभावों को पढ़ा और फिर कहा, ये साधारण चोर नहीं है, इनके साथ कुछ और है। अकबर चकित हुआ और बोला, तो बताओ बीरबल, आखिर कौन है असली दोषी? बीरबल ने कहा, ये सिर्फ पैसों की भूख नहीं, ये इरादों की एक सुई है जो किसी बड़े खेल से जुड़ी है। इन लोगों ने बाहरी साजिश के बदले अपने कर्तव्यों का सौदा किया है। तब बीरबल ने एक कड़ा लेकिन बुद्धिमत्ता भरा कदम उठाया। उन्होंने उन पकड़े गए लोगों की तहकीकात करवाई और पाया कि वे सब किसी एक ही जगह से आदेश लेते थे।
एक व्यापारी गृह से जो शाही व्यापारियों के बीच में कच्ची चमड़ी बेचता था। उस व्यापारी का नाम था मानमोहन, एक ऐसा नाम जो सीधे अमीरों के बाजार में सुना जाता था। मानमोहन को कैद करके जब दरबार में लाया गया तो उसने शुरू में बहुत चतुराई दिखाई और कहा कि वो किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोपी नहीं है। पर बीरबल ने बड़े ही नरमी से पूछा कि ऐसी बड़ी गड़बड़ी उसके बिना कैसे होती। मानमोहन का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उसने कबूल किया कि वो कुछ दस्तावेज और राशियां कुछ बड़े लोगों के लिए छुपाया करता था, जिन्हें वो निर्देश के रूप में लेता था। पर उसने किसी बड़े पदाधिकारी का नाम लेने से परहेज किया। बीरबल ने उस पर दबाव बढ़ाया। उन्होंने कहा, जब आप किसी का नाम नहीं लेते तो आप उन्हें बचाने की सेवा कर रहे हैं या अपने भाग्य की। मानमोहन के होंठ सख्त हो गए और अंततः उसने कहा कि उसे किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भुगतान किया था, पर वो नाम किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे सब जानते थे पर बोलने से डरते थे। एक रईस कुलीन व्यक्ति जो राजा के करीबी गुरु के रूप में मशहूर था। सबने आंखें खुली कर ली। अगर वो सच था तो मामला बहुत बड़ा था। बीरबल ने तुरंत कहा कि साक्ष्य चाहिए, आरोप लगाने से पहले प्रमाण चाहिए। तभी बीरबल ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि का अंतिम पन्ना पलटा। उन्होंने दरबार में उस गुरु को बुलाया और विनम्रता से कहा कि सत्य की परतें धीरे धीरे खुलती है और अगर उसके पास कुछ छिपाने जैसा था तो उसे अब खुलकर कहना चाहिए। गुरु ने पहले तो सांस रोककर बहाना किया, फिर उसकी आंखें पथरीली हो गई और उसने माना कि पैसे के लोभ में उसने कुछ वक्त के लिए अपने सपनों और कर्तव्यों का त्याग किया था। वो बोला कि कुछ वर्ष पहले उसे बड़ी रकम की पेशकश की गई थी ताकि वो कर वापसी के कुछ आदेशों को अपने प्रभाव से पास कर दे। उसने सोचा कि इससे राज्य का कुछ नुकसान नहीं होगा, पर आगे चलकर ये सब जटिल हो गया। उसने अपना अपराध मान लिया और कहा कि वो राजसाहूकारों की कंपनी का सदस्य था जिनकी नीयत अच्छी नहीं थी। अकबर ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, हमें सजा नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। बीरबल ने नर्मता से कहा, हजरत, सजा तो व्यवस्था तय करेगी, पर जरूरी है कि हम व्यवस्था में सुधार करें ताकि फिर कोई लालच में आकर ऐसा न कर सके। अकबर ने विचार किया और तब आदेश दिया कि उन सभी दस्तावेजों को पारदर्शी तरीके से फिर से जांच कर अर्थ को सही किया जाए। उन सब लोगों को जिनकी वजह से कर राशि कम दिखाई गई थी, उन्हें सत्यापन के बाद मुआवजा दिया जाए और भविष्य के लिए लेखा विभाग में एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए जिसमें आम नागरिकों के प्रतिनिधि भी होंगे। दरबार में भारी सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को राहत मिली तो कुछ लोग शर्मिंदगी में झुक गए। बीरबल ने अंत में कहा, सच को मिटाने की कोशिश करना व्यर्थ है। वो ठीक उसी तरह उभर आता है जैसे सुबह की रोशनी। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से दिखा दिया कि बुद्धि और नरमी में सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता ने भी संतोष प्रकट किया और कर वापसी के उचित फैसले से असंतुष्टों को जवाब मिला। समय के साथ लेखा व्यवस्था सुधरी। जिन लोगों ने बेईमानी की थी उन्हें दंड मिला, पर उन्हें सुधार का मौका भी दिया गया। अकबर ने यह भी आदेश दिया कि राजकीय लेखे हमेशा पारदर्शी तरीके से रखे जाएं और आम जनता के लिए रिकॉर्ड देखने की व्यवस्था हो। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल चोरों को बेनकाब किया, बल्कि ये भी दिखाया कि किस तरह एक राजकीय तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों जरूरी है। कई सालों बाद लोग उस समय की याद करते हुए कहते, कर की चोरी का मामला सिर्फ धन के लोपटने का मामला नहीं था। ये उस दिन का सबक था जब अहंकार और लालच के सामने सच्चाई ने विजय पाई। बीरबल हंसते हुए अकबर के पास आते और कहते, जहांपनाह, कभी कभी चोरी करने वाले को पकड़ना पर्याप्त नहीं होता, हमें यह भी देखना चाहिए कि उसने चोरी क्यों की। अकबर मुस्कुराते और कहते, वही तो तुम करते हो बीरबल। तुम चोर का पीछा करते भी हो और उसकी वजह भी समझ लेते हो। इस तरह की एक छोटी सी घटना ने पूरे राज्य की सोच बदल दी। धन की रक्षा के साथ साथ जनता के भरोसे की रक्षा भी होने लगी।
और जहांपनाह अकबर की अदालत में अब केवल कड़क आदेश नहीं होते थे, वहां पर समझदारी और न्याय का मेल था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी बीरबल की सूझबूझ और उनकी वो शांत मुस्कान जिसने हर राज के अंधेरे को रोशन किया। उस दिन का सूरज कुछ अलग ही था। लालिमा ऐसी मानो आसमान ने अपनी आंखों में आग भर ली हो। हवा में एक अनजाना बोझ था और अकबर के महल के गलियारों में भी उस बेचैनी की गंध घुली हुई थी। कर की चोरी वाले मामले के बाद दरबार की व्यवस्था तो सुधर गई थी, पर अब हर अधिकारी के मन में एक डर भी घर कर गया था। किसी को भरोसा नहीं था कि कौन सच्चा है और कौन चालाक। बीरबल को यह सब देखकर लगता था कि व्यवस्था तो सुधरी है, लेकिन लोगों के दिलों में अब भरोसे की नींव दरक गई है। और यही दरार एक नई कहानी की शुरुआत बनी। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ दरबार बल्कि अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई तक हिला दिया। उस दिन अकबर सुबह सुबह बाग में टहल रहे थे। फूलों की खुशबू तो थी, मगर उनके मन में एक बेचैनी भी थी। उन्होंने धीरे से बीरबल से कहा, बीरबल, राज्य में सब ठीक तो है, मगर मुझे लगता है कि लोगों का दिल अब मुझसे दूर होने लगा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दिल तो मोम की तरह होता है, अगर आप उसे समझदारी से गर्म करें तो फिर से पिघल जाएगा। बस अब जनता को यह महसूस कराइए कि राज सिंहासन का दिल उनके लिए भी धड़कता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो अब मैं ये खुद देखना चाहता हूं कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं आम आदमी बनकर शहर की गलियों में निकलूंगा। बीरबल ने पहले तो विरोध किया, जहांपनाह, ये जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, जो राजा अपनी प्रजा की सच्ची आवाज नहीं सुनता, वो एक अंधे देवता से ज्यादा कुछ नहीं। रात गहराई और अकबर ने एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया। हल्के रंग का कुर्ता, सिर पर एक गमछा और आंखों में जिज्ञासा का सागर। बीरबल उनके साथ एक साधारण मुसाफिर बन गए। दोनों चुपचाप महल से निकले और शहर की गलियों में उतर गए। शहर में हलचल थी। किसी को पता नहीं था कि उनके बीच खुद बादशाह और उनका प्रिय मंत्री चल रहे हैं। सड़क किनारे चाय बेचने वाला अपने तवे पर आवाजें उगल रहा था और कुछ मजदूर ठंडी दाल में रोटी डुबोकर खा रहे थे। अकबर ने ध्यान से देखा, उनके चेहरे पर थकान थी, मगर जुबान पर शिकायत नहीं। फिर भी जब बीरबल ने एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा, कर वसूलने वालों के बारे में क्या राय है आपकी, तो बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, बेटा, राजा अच्छा है, मगर उसके लोग हमें खून तक निचोड़ लेते हैं। अब कौन जाने ऊपर तक कौन खा रहा है। अकबर के चेहरे पर वो शब्द तीर बनकर लगे। बीरबल ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वही दर्द जो राजाओं के दिल में तब उतरता है जब वे पहली बार जनता की सच्चाई सुनते हैं। अकबर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक अनाथ बच्चा सड़क किनारे अपने बाप की पुरानी रसीदें बेच रहा था। सरकारी रसीदें जो किसी गरीब के जीवन का प्रमाण थी। वो बच्चा बोल रहा था, ये सब फेंक दो, इससे तो कुछ नहीं मिलता। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसे चुपके से कुछ सिक्के दिए और कहा, इन रसीदों को संभाल कर रखना, कभी इनसे तुम्हारा हक लौट आएगा। रात और गहरी हुई। दोनों शहर के बाहर एक सराय में रुके। वहां कुछ व्यापारी बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, सुना है राजधानी में फिर से कुछ कर के कागज गायब हो गए हैं। दूसरा बोला, अरे भाई, चोरी तो अब भी वही लोग करते हैं जिनके पास कलम होती है, तलवार नहीं। अकबर के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कौन? व्यापारी बोला, नाम कौन ले, मगर सुना है इस बार खुद किसी बड़े दरबारी का हाथ है। अकबर और बीरबल दोनों चुप रहे, पर उनके बीच नजरों की भाषा ने सब कह दिया। जब अगली सुबह वे महल लौटे तो अकबर का चेहरा किसी तूफान की तरह गंभीर था। उन्होंने दरबार बुलाया और घोषणा की, हमारे राज्य में फिर से कर चोरी की शिकायतें आई है, लेकिन इस बार सजा नहीं, सच्चाई चाहिए। बीरबल, अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि असली चोर को ढूंढो
चाहे वो मेरा सबसे प्रिय क्यों न हो। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि यह मामला पहले से ज्यादा कठिन है। पिछले बार सच्चाई ने जिन दरवाजों को खोला था, अब वहां डर की ताले लग गए थे। हर व्यक्ति अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाए घूम रहा था, मगर बीरबल की आंखें उस नकाब के पार देखने की ताकत रखती थी। उन्होंने धीरे धीरे जांच शुरू की। इस बार उन्होंने महल के अंदर से शुरुआत की। कर विभाग नहीं, बल्कि शाही गोदाम। वहां आने जाने वाले कागज, रजिस्टर और मुहर सबका रिकॉर्ड लिया गया। 3 दिन बीते, कुछ नहीं मिला। चौथे दिन उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी कलम दरबार में जमा कराएं, क्योंकि नई कलमें बांटी जाएंगी। सबने अपनी अपनी कलमें रख दी। बीरबल ने उन कलमों को ध्यान से देखा। कुछ साधारण थी, कुछ बहुत महंगी, और उन्हीं में एक कलम ऐसी थी जिसकी निब पर सोने की हल्की परत थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यह कलम किसकी है? एक अधिकारी ने कहा, यह मुंशी दरियाशाह की है। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा, बहुत बढ़िया कलम है, लगता है खुद बादशाह ने दी होगी। दरियाशाह झेम गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस उस कलम को अपने पास रख लिया। अगले दिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सब कर्मचारियों को बुलाकर कहा, आज हर कोई अपने हाथ से कर वसूली की पर्ची लिखेगा, ताकि देखा जा सके कि कौन साफ सुथरा काम करता है। सबने पर्चियां भरी। बीरबल ने देखा कि दरियाशाह की पर्ची पर वही स्याही की खुशबू थी जो पिछली चोरी वाले दस्तावेजों में थी। अब सारा चित्र साफ था। रात को बीरबल अकेले दरबार के बाग में टहलते रहे। हवा में नीम की गंध थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं सीधे दरियाशाह को पकड़ लूं तो यह मामला छोटा बन जाएगा, मगर अगर उसके पीछे कोई और है तो असली अपराधी बच जाएगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बार खेल थोड़ा लंबा खेलेंगे। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि जो चोरी हो रही है वो बाहर से नहीं, अंदर से हो रही है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। अकबर ने कहा, कैसा जाल? बीरबल ने कहा, ऐसा जाल जिसमें चोर खुद फंसे और उसे लगे कि उसने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कर विभाग से झूठा आदेश निकलवाया कि राजधानी में कर माफी का नया फरमान जारी होने वाला है, और जो पहले से अपने कर छिपाकर बैठे हैं उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी जाएगी। ये खबर पूरे दरबार में गूंज उठी। जिनके दिल में गलती थी वे सब बेचैन हो उठे। दरियाशाह भी उनमें से एक था। रात को उसने किसी अजनबी से मुलाकात की और कुछ दस्तावेज लेकर शहर के बाहर गया। उसे क्या पता था कि बीरबल के लोग पहले से वहां मौजूद हैं। अगली सुबह दरियाशाह गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो दस्तावेज मिले उनमें दर्जनों नकली रसीदें थी, वही जिनसे राज्य के लाखों रुपए गायब हुए थे। दरबार में सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही असली अपराधी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तो वो हाथ है जिसने चोरी की, पर यह नहीं जानता कि किसके इशारे पर की। फिर बीरबल ने दरियाशाह से कहा, तुम्हारी कलम बहुत खूबसूरत थी, मगर अब वो कलम तुम्हारे अपराध की गवाह बन चुकी है। दरियाशाह ने सिर झुका लिया और कबूल किया कि वो केवल एक माध्यम था। उसे किसी मंत्री ने आदेश दिया था कि कर का कुछ हिस्सा दरबार के विशेष कोष में जाए, जहां से निजी खर्च पूरे होते थे। बीरबल ने पूछा, कौन मंत्री? वो बोला, मंत्री सलीमुद्दीन। ये नाम सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वो अकबर का सबसे भरोसेमंद मंत्री था। अकबर की आंखें आग बन गई। उन्होंने कहा, अगर यह सच हुआ तो यह केवल गद्दारी नहीं, मेरे विश्वास की हत्या है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, क्रोध में न्याय नहीं होता, इसलिए पहले सच्चाई को परखिए। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को जांच जारी रखने का आदेश दिया। बीरबल ने सलीमुद्दीन के घर की तलाशी ली। वहां एक गुप्त कक्ष मिला जिसमें कई सोने की मुहरें और सीलबंद रजिस्टर छिपे थे। हर रजिस्टर में वही फर्जी हस्ताक्षर थे
जो दरियाशाह की पर्चियों में पाए गए थे। सलीमुद्दीन गिरफ्तार हुआ। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, जो मैंने किया वो आपकी सेवा के लिए किया। ये पैसा राज्य के शौक, महल के विस्तार और सेनाओं की तैयारी में लगना था। अकबर ने कहा, झूठी सेवा में सच का खून नहीं किया जा सकता। सलीमुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा दी गई और उसके सभी धन को राज्य की भलाई में लगा दिया गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, एक बार फिर लालच ने ईमान को खरीदने की कोशिश की, मगर सच ने जीत पाई। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं अब समझ गया हूं। कर की चोरी केवल पैसे की नहीं, बल्कि विश्वास की चोरी होती है, और जब कोई विश्वास चुराता है तो उसे सोना नहीं, शर्म मिलती है। उस दिन दरबार के बाद अकबर अकेले बैठे सोचते रहे। उन्होंने महसूस किया कि राज करना केवल कानून बनाने का काम नहीं, बल्कि लोगों के मन को समझने का भी काम है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरे विवेक हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर हो सकता है। लेकिन अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, जो राजा अपनी प्रजा की सच्ची आवाज नहीं सुनता, वो एक अंधे देवता से ज्यादा कुछ नहीं। रात गहराई और अकबर ने एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया। हल्के रंग का कुर्ता, सिर पर एक गमछा और आंखों में जिज्ञासा का सागर। बीरबल उनके साथ एक साधारण मुसाफिर बन गए। दोनों चुपचाप महल से निकले और शहर की गलियों में उतर गए। शहर में हलचल थी। किसी को पता नहीं था कि उनके बीच खुद बादशाह और उनका प्रिय मंत्री चल रहे हैं। सड़क किनारे चाय बेचने वाला अपने तवे पर आवाजें उगल रहा था और कुछ मजदूर ठंडी दाल में रोटी डुबोकर खा रहे थे। अकबर ने ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर जुबान पर शिकायत नहीं। फिर भी जब बीरबल ने एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा, कर वसूलने वालों के बारे में क्या राय है आपकी, तो बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, बेटा, राजा अच्छा है, मगर उसके लोग हमें खून तक निचोड़ लेते हैं। अब कौन जाने ऊपर तक कौन खा रहा है। अकबर के चेहरे पर वो शब्द तीर बनकर लगे। बीरबल ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वही दर्द जो राजाओं के दिल में तब उतरता है जब वे पहली बार जनता की सच्चाई सुनते हैं। अकबर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक अनाथ बच्चा सड़क किनारे अपने बाप की पुरानी रसीदें बेच रहा था। सरकारी रसीदें जो किसी गरीब के जीवन का प्रमाण थी। वो बच्चा बोल रहा था, ये सब फेंक दो, इससे तो कुछ नहीं मिलता। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसे चुपके से कुछ सिक्के दिए और कहा, इन रसीदों को संभाल कर रखना, कभी इनसे तुम्हारा हक लौट आएगा। रात और गहरी हुई। दोनों शहर के बाहर एक सराय में रुके। वहां कुछ व्यापारी बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, सुना है राजधानी में फिर से कुछ कर के कागज गायब हो गए हैं। दूसरा बोला, अरे भाई, चोरी तो अब भी वही लोग करते हैं जिनके पास कलम होती है, तलवार नहीं। अकबर के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कौन? व्यापारी बोला, नाम कौन ले, मगर सुना है इस बार खुद किसी बड़े दरबारी का हाथ है। अकबर और बीरबल दोनों चुप रहे, पर उनके बीच नजरों की भाषा ने सब कह दिया। जब अगली सुबह वे महल लौटे तो अकबर का चेहरा किसी तूफान की तरह गंभीर था। उन्होंने दरबार बुलाया और घोषणा की, हमारे राज्य में फिर से कर चोरी की शिकायतें आई हैं, लेकिन इस बार सजा नहीं, सच्चाई चाहिए। बीरबल, अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि असली चोर को ढूंढो, चाहे वो मेरा सबसे प्रिय क्यों न हो। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि यह मामला पहले से ज्यादा कठिन है। पिछले बार सच्चाई ने जिन दरवाजों को खोला था, अब वहां डर की ताले लग गए थे। हर व्यक्ति अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाए घूम रहा था, मगर बीरबल की आंखें उस नकाब के पार देखने की ताकत रखती थी। उन्होंने धीरे धीरे जांच शुरू की। इस बार उन्होंने महल के अंदर से शुरुआत की। कर विभाग नहीं, बल्कि
शाही गोदाम। वहां आने जाने वाले कागज, रजिस्टर और मुहर सबका रिकॉर्ड लिया गया। 3 दिन बीते, कुछ नहीं मिला। चौथे दिन उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी कलम दरबार में जमा कराएं, क्योंकि नई कलमें बांटी जाएंगी। सबने अपनी अपनी कलमें रख दी। बीरबल ने उन कलमों को ध्यान से देखा। कुछ साधारण थी, कुछ बहुत महंगी, और उन्हीं में एक कलम ऐसी थी जिसकी निब पर सोने की हल्की परत थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यह कलम किसकी है? एक अधिकारी ने कहा, यह मुंशी दरियाशाह की है। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा, बहुत बढ़िया कलम है, लगता है खुद बादशाह ने दी होगी। दरियाशाह झेम गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस उस कलम को अपने पास रख लिया। अगले दिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सब कर्मचारियों को बुलाकर कहा, आज हर कोई अपने हाथ से कर वसूली की पर्ची लिखेगा, ताकि देखा जा सके कि कौन साफ सुथरा काम करता है। सबने पर्चियां भरी। बीरबल ने देखा कि दरियाशाह की पर्ची पर वही स्याही की खुशबू थी जो पिछली चोरी वाले दस्तावेजों में थी। अब सारा चित्र साफ था। रात को बीरबल अकेले दरबार के बाग में टहलते रहे। हवा में नीम की गंध थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं सीधे दरियाशाह को पकड़ लूं तो ये मामला छोटा बन जाएगा, मगर अगर उसके पीछे कोई और है तो असली अपराधी बच जाएगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बार खेल थोड़ा लंबा खेलेंगे। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि जो चोरी हो रही है वो बाहर से नहीं, अंदर से हो रही है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। अकबर ने कहा, कैसा जाल? बीरबल ने कहा, ऐसा जाल जिसमें चोर खुद फंसे और उसे लगे कि उसने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कर विभाग से झूठा आदेश निकलवाया कि राजधानी में कर माफी का नया फरमान जारी होने वाला है, और जो पहले से अपने कर छिपाकर बैठे हैं उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी जाएगी। ये खबर पूरे दरबार में गूंज उठी। जिनके दिल में गलती थी वे सब बेचैन हो उठे। दरियाशाह भी उनमें से एक था। रात को उसने किसी अजनबी से मुलाकात की और कुछ दस्तावेज लेकर शहर के बाहर गया। उसे क्या पता था कि बीरबल के लोग पहले से वहां मौजूद हैं। अगली सुबह दरियाशाह गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो दस्तावेज मिले उनमें दर्जनों नकली रसीदें थी, वही जिनसे राज्य के लाखों रुपए गायब हुए थे। दरबार में सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही असली अपराधी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तो वो हाथ है जिसने चोरी की, पर यह नहीं जानता कि किसके इशारे पर की। फिर बीरबल ने दरियाशाह से कहा, तुम्हारी कलम बहुत खूबसूरत थी, मगर अब वो कलम तुम्हारे अपराध की गवाह बन चुकी है। दरियाशाह ने सिर झुका लिया और कबूल किया कि वो केवल एक माध्यम था। उसे किसी मंत्री ने आदेश दिया था कि कर का कुछ हिस्सा दरबार के विशेष कोष में जाए, जहां से निजी खर्च पूरे होते थे। बीरबल ने पूछा, कौन मंत्री? वो बोला, मंत्री सलीमुद्दीन। ये नाम सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वो अकबर का सबसे भरोसेमंद मंत्री था। अकबर की आंखें आग बन गई। उन्होंने कहा, अगर ये सच हुआ तो ये केवल गद्दारी नहीं, मेरे विश्वास की हत्या है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, क्रोध में न्याय नहीं होता, इसलिए पहले सच्चाई को परखिए। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को जांच जारी रखने का आदेश दिया। बीरबल ने सलीमुद्दीन के घर की तलाशी ली। वहां एक गुप्त कक्ष मिला जिसमें कई सोने की मुहरें और सीलबंद रजिस्टर छिपे थे। हर रजिस्टर में वही फर्जी हस्ताक्षर थे जो दरियाशाह की पर्चियों में पाए गए थे। सलीमुद्दीन गिरफ्तार हुआ। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, जो मैंने किया वो आपकी सेवा के लिए किया। ये पैसा राज्य के शौक, महल के विस्तार और सेनाओं की तैयारी में लगना था। अकबर ने कहा, झूठी सेवा में सच का खून नहीं किया जा सकता। सलीमुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा दी गई और उसके सभी धन को राज्य की भलाई में लगा दिया गया।
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, एक बार फिर लालच ने ईमान को खरीदने की कोशिश की, मगर सच ने जीत पाई। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं अब समझ गया हूं। कर की चोरी केवल पैसे की नहीं, बल्कि विश्वास की चोरी होती है, और जब कोई विश्वास चुराता है तो उसे सोना नहीं, शर्म मिलती है। उस दिन दरबार के बाद अकबर अकेले बैठे सोचते रहे। उन्होंने महसूस किया कि राज करना केवल कानून बनाने का काम नहीं, बल्कि लोगों के मन को समझने का भी काम है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरे विवेक हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर विवेक आपका साथ छोड़ दे तो फिर सच्चाई भी रास्ता भूल जाती है। रात की हवा महक रही थी। महल के ऊपर चांद शांति से मुस्कुरा रहा था। बीरबल दूर खड़े आसमान को देख रहे थे। उन्होंने सोचा, हर राज में चोर होते हैं, पर सबसे बड़ा चोर वो होता है जो सच्चाई चुराता है। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब तक सच्चाई की सांस चलती है तब तक कोई राज्य कभी मरता नहीं। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ कर की चोरी की नहीं रही, ये बन गई एक सबक की गाथा, जिसमें दिखा कि सच्चा शासन तलवार से नहीं, बल्कि ईमान की रोशनी से चलता है। महल की ऊंची दीवारों पर उस रात चांद अपनी आधी मुस्कान बिखेर रहा था। दिल्ली की ठंडी हवा अकबर के शाही बागों के गुलाबों को छूती हुई गुजर रही थी, मगर अकबर के मन में फिर भी कोई बेचैनी थी। कर चोरी वाले मामले और फिर मंत्री सलीमुद्दीन की गद्दारी के बाद राज्य में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अब हर व्यक्ति सतर्क था, मगर साथ ही हर चेहरा डर और शक से भरा था। अकबर को यह महसूस होने लगा था कि उसका राज्य अब डर पर चल रहा है, विश्वास पर नहीं। एक रात जब वो अपने कमरे की बालकनी से शहर की ओर देख रहे थे, तो उन्होंने नीचे दरबार के पहरेदारों के बीच कुछ हलचल देखी। कुछ सैनिक एक व्यापारी को पकड़कर ला रहे थे। अकबर ने पहरेदार से पूछा, कौन है ये? सैनिक ने कहा, जहांपनाह, ये शहर का व्यापारी रहीमुद्दीन है। इस पर राजकीय अनाज चुराने का आरोप है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सुबह दरबार में इसे पेश किया जाए। सुबह हुई तो दरबार में भारी भीड़ थी। रहीमुद्दीन कांपते हुए खड़ा था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कहते हैं तुमने राज्य का अनाज चुराया है? रहीमुद्दीन ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मैंने बस वही किया जो मजबूरी ने मुझसे करवाया। अकबर ने कहा, मजबूरी चोरी का कारण नहीं हो सकती। बीरबल जो पास ही बैठे थे धीरे से बोले, कभी कभी मजबूरी इंसान से वो काम करवाती है जो नियति नहीं करवाती। यदि इजाजत हो तो मैं कुछ दिन में सच्चाई सामने लाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन है। बीरबल ने दरबार से निकलते ही जांच शुरू की। उन्होंने पहले उस जगह का मुआयना किया जहां से अनाज चोरी हुआ था, शाही गोदाम। वहां हर थैले पर राजा की मुहर लगी थी। गोदाम के चौकीदार ने कहा कि चोरी सिर्फ रात में होती थी, जब सब सो जाते थे। बीरबल ने आसपास के इलाके में नजर डाली। उन्हें मिट्टी पर घोड़ों के छोटे छोटे निशान मिले, जैसे कोई गाड़ी बार बार यहां से गुजरी हो। उन्होंने ध्यान दिया कि पास ही एक पुराना कुआं था और उसके आसपास की मिट्टी गीली थी, जबकि महीनों से बारिश नहीं हुई थी। बीरबल ने सोचा कि यहां कुछ छुपाया गया है। उन्होंने कुएं के पास की जमीन खुदवाई तो वहां से गेहूं के थैले और कुछ सिक्कों के थैले निकले। गोदाम का चौकीदार घबरा गया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये सब यहां कैसे पहुंचा? वो डरते हुए बोला, हुजूर, मैंने तो बस इतना देखा कि कुछ लोग रात में आते हैं और गाड़ी में अनाज भरते हैं, मगर उनका चेहरा नहीं दिखता। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात हम खुद वही रहेंगे। रात को बीरबल ने सिपाहियों के साथ गोदाम के पास घात लगाई। हवा में सन्नाटा था। कुछ देर बाद गाड़ियों की धीमी आवाज सुनाई दी। 2 गाड़ियां आई, जिनमें से एक में 3 लोग बैठे थे। उन्होंने थैले भरने शुरू किए। बीरबल ने सिपाहियों को संकेत दिया
और कुछ ही पलों में वे तीनों पकड़े गए। जब उनके चेहरों से नकाब हटाया गया तो सब दंग रह गए। उनमें से एक वही रहीमुद्दीन था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो तुम निर्दोष हो, मगर चोरी करते हुए पकड़े गए। रहीमुद्दीन ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, ये अनाज मेरा नहीं, किसी और के कहने पर मैं यहां आया था। बीरबल ने पूछा, कौन है वो? उसने डरते हुए कहा, मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने नाम लिया तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हारा परिवार नहीं, तुम्हारी इज्जत बचेगी। रहीमुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, ये सब काम दीवान मुबारक खान के इशारे पर हो रहा था। वो शाही अनाज को बाजार में बेचकर सोने में बदलता था। मैंने मजबूरी में उसका साथ दिया। ये सुनकर बीरबल के दिल में आग सी लगी। मुबारक खान अकबर का एक बेहद सम्मानित दीवान था, जिसे राज्य का ईमान कहा जाता था। बीरबल ने सोचा कि यह बात सीधे अकबर को बताना खतरनाक होगा, क्योंकि राजा के दिल में उसके लिए बहुत भरोसा था। उन्होंने पहले सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। अगले 2 दिन बीरबल ने अपने लोगों को चुपके से मुबारक खान के घर और दफ्तर पर नजर रखने भेजा। तीसरे दिन रिपोर्ट आई कि मुबारक खान रात में शहर के बाहर के गोदामों में जाता है और सुबह लौटता है। बीरबल ने खुद उसका पीछा किया। अंधेरी रात में उन्होंने देखा कि खान एक पुरानी हवेली में गया। वहां दीवारों के पीछे अनाज के थैले नहीं, बल्कि सोने की ईंटें छिपी थी। बीरबल ने सब कुछ देखा और महल लौट आए। सुबह जब दरबार लगा तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सच्चाई मिली? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई मिल गई, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे देखने की हिम्मत भी हो। अकबर ने भौहें चढ़ाई, तुम्हारा इशारा किस ओर है? बीरबल ने कहा, इस राज्य का सबसे बड़ा चोर वही है जिसे आपने सबसे सच्चा कहा है, दीवान मुबारक खान। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर गुस्से से खड़े हुए, बीरबल, जुबान संभालो, मुबारक खान मेरे राज्य का आधार है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, बस एक निवेदन है कि आज रात आप चुपके से मेरे साथ चलिए। मैं विवेक आपका साथ छोड़ दे तो फिर सच्चाई भी रास्ता भूल जाती है। रात की हवा महक रही थी। महल के ऊपर चांद शांति से मुस्कुरा रहा था। बीरबल दूर खड़े आसमान को देख रहे थे। उन्होंने सोचा, हर राज में चोर होते हैं, पर सबसे बड़ा चोर वो होता है जो सच्चाई चुराता है। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब तक सच्चाई की सांस चलती है तब तक कोई राज्य कभी मरता नहीं। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ कर की चोरी की नहीं रही, ये बन गई एक सबक की गाथा, जिसमें दिखा कि सच्चा शासन तलवार से नहीं बल्कि ईमान की रोशनी से चलता है। महल की ऊंची दीवारों पर उस रात चांद अपनी आधी मुस्कान बिखेर रहा था। दिल्ली की ठंडी हवा अकबर के शाही बागों के गुलाबों को छूती हुई गुजर रही थी, मगर अकबर के मन में फिर भी कोई बेचैनी थी। कर चोरी वाले मामले और फिर मंत्री सलीमुद्दीन की गद्दारी के बाद राज्य में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अब हर व्यक्ति सतर्क था, मगर साथ ही हर चेहरा डर और शक से भरा था। अकबर को यह महसूस होने लगा था कि उसका राज्य अब डर पर चल रहा है, विश्वास पर नहीं। एक रात जब वो अपने कमरे की बालकनी से शहर की ओर देख रहे थे तो उन्होंने नीचे दरबार के पहरेदारों के बीच कुछ हलचल देखी। कुछ सैनिक एक व्यापारी को पकड़कर ला रहे थे। अकबर ने पहरेदार से पूछा, कौन है ये? सैनिक ने कहा, जहांपनाह, ये शहर का व्यापारी रहीमुद्दीन है। इस पर राजकीय अनाज चुराने का आरोप है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सुबह दरबार में इसे पेश किया जाए। सुबह हुई तो दरबार में भारी भीड़ थी। रहीमुद्दीन कांपते हुए खड़ा था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कहते हैं तुमने राज्य का अनाज चुराया है? रहीमुद्दीन ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मैंने बस वही किया जो मजबूरी ने मुझसे करवाया। अकबर ने कहा, मजबूरी चोरी का कारण नहीं हो सकती। बीरबल जो पास ही बैठे थे
धीरे से बोले, कभी कभी मजबूरी इंसान से वो काम करवाती है जो नियति नहीं करवाती। यदि इजाजत हो तो मैं कुछ दिन में सच्चाई सामने लाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन है। बीरबल ने दरबार से निकलते ही जांच शुरू की। उन्होंने पहले उस जगह का मुआयना किया जहां से अनाज चोरी हुआ था, शाही गोदाम। वहां हर थैले पर राजा की मुहर लगी थी। गोदाम के चौकीदार ने कहा कि चोरी सिर्फ रात में होती थी, जब सब सो जाते थे। बीरबल ने आसपास के इलाके में नजर डाली। उन्हें मिट्टी पर घोड़ों के छोटे छोटे निशान मिले, जैसे कोई गाड़ी बार बार यहां से गुजरी हो। उन्होंने ध्यान दिया कि पास ही एक पुराना कुआं था और उसके आसपास की मिट्टी गीली थी, जबकि महीनों से बारिश नहीं हुई थी। बीरबल ने सोचा कि यहां कुछ छुपाया गया है। उन्होंने कुएं के पास की जमीन खुदवाई तो वहां से गेहूं के थैले और कुछ सिक्कों के थैले निकले। गोदाम का चौकीदार घबरा गया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये सब यहां कैसे पहुंचा? वो डरते हुए बोला, हुजूर, मैंने तो बस इतना देखा कि कुछ लोग रात में आते हैं और गाड़ी में अनाज भरते हैं, मगर उनका चेहरा नहीं दिखता। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात हम खुद वही रहेंगे। रात को बीरबल ने सिपाहियों के साथ गोदाम के पास घात लगाई। हवा में सन्नाटा था। कुछ देर बाद गाड़ियों की धीमी आवाज सुनाई दी। 2 गाड़ियां आई, जिनमें से एक में 3 लोग बैठे थे। उन्होंने थैले भरने शुरू किए। बीरबल ने सिपाहियों को संकेत दिया और कुछ ही पलों में वे तीनों पकड़े गए। जब उनके चेहरों से नकाब हटाया गया तो सब दंग रह गए। उनमें से एक वही रहीमुद्दीन था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो तुम निर्दोष हो, मगर चोरी करते हुए पकड़े गए। रहीमुद्दीन ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, ये अनाज मेरा नहीं, किसी और के कहने पर मैं यहां आया था। बीरबल ने पूछा, कौन है वो? उसने डरते हुए कहा, मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने नाम लिया तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हारा परिवार नहीं, तुम्हारी इज्जत बचेगी। रहीमुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, ये सब काम दीवान मुबारक खान के इशारे पर हो रहा था। वो शाही अनाज को बाजार में बेचकर सोने में बदलता था। मैंने मजबूरी में उसका साथ दिया। ये सुनकर बीरबल के दिल में आग सी लगी। मुबारक खान अकबर का एक बेहद सम्मानित दीवान था, जिसे राज्य का ईमान कहा जाता था। बीरबल ने सोचा कि यह बात सीधे अकबर को बताना खतरनाक होगा, क्योंकि राजा के दिल में उसके लिए बहुत भरोसा था। उन्होंने पहले सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। अगले 2 दिन बीरबल ने अपने लोगों को चुपके से मुबारक खान के घर और दफ्तर पर नजर रखने भेजा। तीसरे दिन रिपोर्ट आई कि मुबारक खान रात में शहर के बाहर के गोदामों में जाता है और सुबह लौटता है। बीरबल ने खुद उसका पीछा किया। अंधेरी रात में उन्होंने देखा कि खान एक पुरानी हवेली में गया। वहां दीवारों के पीछे अनाज के थैले नहीं, बल्कि सोने की ईंटें छिपी थी। बीरबल ने सब कुछ देखा और महल लौट आए। सुबह जब दरबार लगा तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सच्चाई मिली? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई मिल गई, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे देखने की हिम्मत भी हो। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा इशारा किस ओर है? बीरबल ने कहा, इस राज्य का सबसे बड़ा चोर वही है जिसे आपने सबसे सच्चा कहा है, दीवान मुबारक खान। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर गुस्से से खड़े हुए। बीरबल, जुबान संभालो, मुबारक खान मेरे राज्य का आधार है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, बस एक निवेदन है कि आज रात आप चुपके से मेरे साथ चलिए।